मंगल ग्रह पर एक छोटी सी शटल बस्ती में रहते हैं। दरअसल अब धरती रहने लायक नहीं बची है, वहाँ बहुत ही कम लोग बचे हैं और जो बचे हैं उन्हें दूसरे ग्रहों पर भेजा जा रहा है। रेमी के माता पिता को भी एक अंतरिक्ष यान के जरिए दूसरे ग्रह की ओर रवाना किया गया था, लेकिन रास्ते में उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में खराबी आ गई और मजबूरी में उन्हें इस वीरान मंगल ग्रह पर उतरना पड़ा। तब से वो इस छोटे से इलाके में रह रहे हैं जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, चारों तरफ सिर्फ धूल और चट्टाने हैं। यहाँ जीना बेहद मुश्किल है और उन्हें ये तक नहीं पता है कि इस ग्रह पर उनके अलावा कोई और इंसान मौजूद है भी या नहीं। यहाँ ये लोग एक आउटपोस्ट में रहते हैं ताकि वो बाहर के पॉइजनस एटमॉस्फेयर से सुरक्षित रह सके। उनके पास एक ग्रीन हाउस है जहाँ वो सब्जियां उगाते हैं और एक पोल्ट्री फार्म है जहाँ कुछ जानवर रहते हैं। इन्हीं साधनों के सहारे ये तीनों अपना जीवन बिता रहे होते हैं। रेमी को उसके माता पिता खुद ही पढ़ाते हैं। एक दिन रेमी अपने पिता से पूछती है कि क्या धरती जैसी कोई और जगह है। उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि धरती अब सिर्फ किताबों में है, अब हमारा घर यही है। वो कहते हैं कि समय के साथ यहाँ और भी लोग आकर बसेंगे, लेकिन रेमी की मंगल ग्रह को और अच्छे से तलाशने की जिज्ञासा होती है और उसके माता पिता ने उसे घर से ज्यादा दूर जाने की इजाजत नहीं दी है, इसलिए वो घर के पास ही अकेले खेला करती है। एक दिन रेमी अपने माता पिता को बातें करते हुए सुनती है। उसके पिता को शक होता है कि वहाँ उनके आसपास कोई और मौजूद है। अगले दिन जब रेमी उठती है तब वो किचन की खिड़की पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ लीव देखती है। ये देखकर रेमी डर जाती है और जल्दी से जाकर अपने माता पिता को बताती है। उसके पिता राइफल लेकर आसपास जांच करने लगते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर कौन है जिसने ये लिखा है। रेमी की माँ भी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी बेटी को लेकर छुप जाती है। तभी रेमी के पिता को कुछ दूरी पर 3 लोग दिखाई देते हैं जो उनसे छुप रहे होते हैं। उन्हें देखकर रेमी के पिता जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो सामने आओ, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। रेमी के माता पिता घर के अंदर रहकर निगरानी करने लगते हैं। रेमी को लगता है कि वो लोग चले गए हैं, इसलिए वो बिना बताए अपने फार्म में मौजूद सुअरों को देखने जाती है कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन जब उसकी माँ को पता चलता है कि रेमी घर पर नहीं है तो वो बाहर आकर उसे पुकारने लगती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर रेमी अंदर आने लगती है। तभी वो 2 लोग जिन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहना होता है वो बाहर निकलते हैं और रेमी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। रेमी के पिता राइफल लेकर बाहर आते हैं और उनमें से एक आदमी को गोली मारते हैं, जिससे वो आदमी गिरकर मारा जाता है। दूसरा आदमी रेमी को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी माँ समय रहते उस पर हमला करती है, उसे जमीन पर गिराकर चाकू से वार कर देती है और उसकी जान ले लेती है। फिर रेमी की माँ अपनी बेटी को लेकर जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। रेमी के पिता पर चट्टान के ऊपर से तीसरा आदमी फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पैर पर गोली मारकर उसे घायल कर देते हैं, मगर वो आदमी फिर भी भागकर कहीं छुप जाता है। रेमी के पिता अपनी पत्नी और बेटी को घर के अंदर रहने के लिए कहते हैं और उस तीसरे आदमी को ढूंढकर खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद रेमी की माँ और बेटी घर से बाहर आती है और उसकी माँ मरे हुए लोगों से हथियार निकालकर जमा करती है। वो देखते हैं कि मरे हुए लोगों में एक लड़की भी शामिल है। फिर दोनों वापस आउटपोस्ट के अंदर आ जाती है और रेमी और उसकी माँ रेमी के पिता के लौटने का इंतजार करने लगती है, लेकिन शाम से रात हो जाती है और रेमी के पिता अब तक वापस नहीं आए होते हैं। इससे रेमी की माँ बेचैन हो जाती है। अगली सुबह तक भी जब रेमी के पिता वापस नहीं आते तब उसकी माँ हथियार लेकर अपनी बेटी के साथ बाहर जाकर उन्हें ढूंढने का फैसला करती है। लेकिन तभी उनके आउटपोस्ट के अंदर वही तीसरा आदमी घुस आता है जिसे रेमी के पिता ने पाँव में गोली मारी थी और जिसे मारने के लिए वो गए थे। पर इस आदमी ने रेमी के पिता को मार दिया था। अब वो आदमी बंदूक ताने खड़ा हुआ होता है, जिससे रेमी और उसकी माँ डर जाती है। इस आदमी का नाम जेरी होता है। वो उनसे कहता है कि आउटपोस्ट तुम्हारा नहीं है, मेरा जन्म यहीं हुआ था, मेरे माता पिता यहीं रहते थे और तुम लोगों ने उन्हें मारकर इस जगह पर कब्जा कर लिया, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। जेरी कहता है मैं कई मील का सफर तय करके यहाँ पहुंचा। यहाँ जेरी रेमी और उसकी माँ से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो, लेकिन फिर वो रुककर कहता है कि बाहर रहने लायक कोई भी जगह नहीं है। इसके बाद जेरी बोलता है अगर तुम दोनों मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दूंगा। ये सुनकर रेमी की माँ अपनी बेटी को लेकर आउटपोस्ट से बाहर निकल जाती है और एक जगह पर छुप जाती है। रेमी अपनी माँ से कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन उसकी माँ जानती है कि बाहर और कोई आउटपोस्ट नहीं है, इसलिए वो अनिच्छा से वापस आउटपोस्ट में लौट आती है। जब जेरी आउटपोस्ट के बाहर होता है तब रेमी की माँ किचन से एक चाकू लेकर छुप जाती है ताकि मौका मिलने पर उस पर हमला कर सके। जब जेरी पास आता है तो वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन जेरी खुद को बचा लेता है और उसे पकड़ लेता है। वो रेमी की माँ पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस मुझे खुद को साबित करने के लिए 30 दिन दो। अगर 30 दिन बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो तो मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला जाऊंगा। रेमी की माँ धीरे से कहती है मुझे पहले अपने पति को दफनाना है। इसके बाद रेमी अपनी माँ और जेरी के साथ अपने पिता को दफनाती है और जेरी भी अपने साथियों को दफनाता है। रेमी और उसकी माँ बेहद दुखी होती है। रेमी की माँ अपने पति को खोकर पूरी तरह से टूट चुकी होती है। वो अपने पति के खूनी के साथ नहीं रहना चाहती है, लेकिन अपनी बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी है। उसे ये भी नहीं पता है कि इस ग्रह पर और कोई आउटपोस्ट है भी या नहीं, इसलिए वो मजबूरी में अपनी बेटी को लेकर जेरी के साथ उसी आउटपोस्ट में रहने लगती है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। इस दौरान रेमी और उसकी माँ जेरी से कोई बात नहीं करती। रेमी की माँ घर का सारा काम करती है जबकि जेरी बाहर के कठिन कामों को संभालता है। इसी बीच रेमी को जेरी के बैग से एक ऑक्सीजन मास्क मिलता है जिसे वो छुपा कर रख देती है। उसे एक लड़की का स्केच भी मिलता है जिसे रेमी की माँ ने रेमी को बचाने के लिए मार दिया था। एक दिन रेमी की माँ स्टोर रूम से एक बॉक्स निकालकर नीचे रखती है तो वो खुद ही चलने लगता है। वो एक एडवांस एआई पेट रोबोट होता है जो लोगों की बातों को समझ सकता है। उसे देखकर रेमी उसे छूने लगती है। ये देखकर उसकी माँ उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन जेरी कहता है इससे कोई खतरा नहीं है। रेमी का यहाँ कोई दोस्त नहीं होता। उसे उस रोबोट के रूप में एक दोस्त मिल जाता है जो उससे बातें करता है और उसके साथ खेलता है। इससे रेमी बहुत खुश हो जाती है। रात में रेमी की माँ आउटपोस्ट के बाहर बैठी होती है और अपने पति को याद कर रही होती है। तब जेरी उसके पास आता है और पूछता है तुमने मेरे माता पिता को क्यों मारा। इस पर रेमी की माँ बताती है हम सब पहले धरती पर रहते थे, लेकिन वक्त के साथ वो जगह रहने लायक नहीं रही। वहाँ सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया, इसलिए इंसानों को नए ग्रहों की तलाश में भेजा जाने लगा। हमें भी स्पेसक्राफ्ट से दूसरे ग्रह पर भेजा गया, पर जब हम जा रहे थे तब रास्ते में हमारा स्पेसक्राफ्ट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल हो गया और मजबूरी में हमें इस वीरान से मंगल ग्रह पर उतरना पड़ा। रेमी की माँ आगे बताती है कि हम काफी देर तक भटकते रहे, फिर हमें आउटपोस्ट दिखा। जब हम अंदर आए तो तुम्हारी माँ पहले से मरी हुई थी। तुम्हारे पिता ने हमें यहाँ रुकने दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और पृथ्वी से अपने पति के साथ आई हूँ तो उन्होंने मुझ पर बंदूक तान दी। तब मैंने अपनी आत्मरक्षा में तुम्हारे पिता को मार दिया और तब से इस आउटपोस्ट में रह रही हूँ। जेरी रेमी की माँ को बताता है कि मेरे पिता स्पेस साइंटिस्ट थे। उन्हें पहले अंदाजा हो गया था कि धरती अब ज्यादा दिन जिंदा रहने लायक नहीं बचेगी, इसलिए उन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी और हम मंगल ग्रह पर चले गए और यहाँ पर अपना घर बना लिया। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं बहुत जल्दी बोर हो गया, इसलिए एक दिन मैंने कुछ ऑक्सीजन मास्क और हथियार उठाए और चुपचाप घर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि इस वीरान जगह पर हम अकेले नहीं है, कहीं न कहीं कोई और जरूर है। और इसी जगह की तलाश में मुझे एक बस्ती दिखी जहाँ कुछ लोग रहते थे और वहीं मैं उनके साथ रहने लगा। ये सब जानने के बाद जेरी रेमी की माँ से अच्छे से बात करने लगता है। धीरे धीरे रेमी की माँ और जेरी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दरअसल जब जेरी की बस्ती तबाह हुई तो वो अपनी गर्लफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़ा। जेरी का हमेशा से मानना था कि पॉपुलेशन को बढ़ाना ही इंसानों का असली मकसद है और जब उसे अपने घर में कुछ अनजान लोग दिखे तो उसने उन्हें मारकर वहाँ पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। लेकिन इस हिंसा की कीमत बहुत भारी पड़ी। उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई और उसके दोस्त भी एक एक करके खत्म हो गए। गुस्से और नफरत से भरे जेरी ने फिर रेमी के पिता को मार डाला और रेमी की माँ के साथ रहने लगा, क्योंकि अब उसकी प्लानिंग कुछ और थी। उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी थी और वो अब रेमी की माँ को धीरे धीरे अपने झूठे प्यार में फंसाने लगा ताकि वो उसके करीब आ सके, उसके लिए बच्चे पैदा कर सके। और रेमी की माँ धीरे धीरे जेरी के उस जाल में फंस भी रही थी। लेकिन ये चीज रेमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके मन में अभी ये बात बैठी होती है कि जेरी उसके पिता का हत्यारा है। गुस्से में रेमी अपना सामान उठाती है और बिना किसी को बताए आउटपोस्ट से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे रोबोट भी आता है, लेकिन रेमी उसे वापस भेज देती है। रेमी को ये नहीं पता होता कि उसे आगे कहाँ पर जाना है, लेकिन वो बस चलती रहती है।
तभी उसे पता चलता है कि जहाँ पर वो रह रहे थे वो इलाका एक बड़े कांच जैसे ढके हुए घेरे के अंदर है, यानी बाहर की जहरीली हवा और धूल से उस जगह की पूरी तरह सुरक्षा की गई है। उस घेरे के अंदर या बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, एक चैम्बर। जब रेमी को वो चैम्बर दिखता है तो वो उसका दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। ये जगह टनल जैसी होती है और अंदर बहुत अंधेरा होता है। रेमी अपने साथ आई टॉर्च से रास्ता रोशन करते हुए आगे बढ़ती है। टनल के आखिरी छोर पर उसे रोशनी दिखती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मंगल ग्रह का वातावरण इंसानों के लिए जहरीला होता है। अगर कोई इस घेरे से बाहर जाएगा तो ऑक्सीजन मास्क पहनना जरूरी है, वरना जान बचाना नामुमकिन है। लेकिन रेमी के पास कोई मास्क नहीं होता, इसलिए सांस की कमी की वजह से वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो वापस आउटपोस्ट में होती है। उसे पता चलता है कि जेरी उसे बचाकर वापस लाया। जेरी उसे कहता है कि बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। रात में जेरी अपना ऑक्सीजन मास्क जला देता है ताकि रेमी और उसकी माँ यहाँ से भाग ना सके, और जेरी रेमी की माँ का भरोसा जीतने में लगा था ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। ऐसे ही 30 दिन बीत जाते हैं। रेमी की माँ को जेरी पर भरोसा होने लगा था कि वो एक अच्छा इंसान है, और रेमी को अपनी माँ को जेरी के साथ देखकर बहुत दुख होता है। वो बहुत जेरी के साथ नहीं रहना चाहती। गुस्से में रोते हुए रेमी स्टोरेज रूम के अंदर जाकर खुद को बंद कर लेती है। ये देखकर रेमी की माँ उसे दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन रेमी चीखते हुए कहती है, मुझे आपसे नफरत है, आपने मेरे पिता को भूलकर जेरी के साथ रहने का फैसला कर लिया। ये सुनकर रेमी की माँ अंदर से टूट जाती है। वो अपनी बेटी को खुद से दूर होता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए वो जेरी की बंदूक उठाती है और उसे मारने का फैसला करती है। वो जेरी पर बंदूक तान देती है और ट्रिगर दबाती है, लेकिन बंदूक खाली होती है क्योंकि जेरी काफी चालाक होता है। उसने पहले ही बंदूक से गोली निकाल दी होती है। ये देखकर रेमी की माँ चाकू लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन जेरी उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच झड़प होती है और जेरी की बात जब रेमी की माँ नहीं मानती तब वो उसे मार देता है। ये देखकर रेमी चीखते हुए डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जेरी उसे पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद जेरी रेमी की माँ को दफना देता है। रेमी यहाँ पर काफी उदास और अकेली रहती है और ज्यादातर समय अपने फार्म और रोबोट के साथ बिताती है। वो जेरी से बहुत कम बात करती है। वो अपने माता पिता के कातिल के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो यहाँ से निकलना चाहती है। लेकिन जेरी जो पहले अपनी गर्लफ्रेंड और फिर रेमी की माँ के साथ मिलकर पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता था, पर अब दोनों ही नहीं है। और जेरी अब देखता है कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास रेमी ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए वो रेमी से अच्छे से बात करने लगते हैं। जेरी से समझाता है कि उनके पास यहाँ सब कुछ है, इसलिए उसे यहीं रहना चाहिए, और अगर वो बाहर जाने की कोशिश करती है तो 1 या 2 दिन में उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन रेमी इस जगह से निकलकर बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और रेमी अब बड़ी हो चुकी थी। इसकी उम्र 20 साल हो गई होती है। एक दिन जेरी को लगता है कि रेमी बच्चे को देने के लिए तैयार है, इसलिए वो उसके करीब आने के लिए उसकी माँ का एक स्केच गिफ्ट करता है। ये देखकर रेमी जेरी के कंधे पर सर रखकर अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है। जेरी से संभालने की कोशिश करता है और फिर उसे किस कर लेता है, पर ये चीज रेमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। और जेरी उसके पास आकर कहता है कि हमारे इस ग्रह में अब कोई नहीं बचा है, इसलिए हमें बच्चे पैदा करके जनसंख्या को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन रेमी कुछ भी नहीं करना चाहती। रेमी के पास एक ऑक्सीजन मास्क होता है जो उसने बचपन में जेरी के बैग से चुराया था। अब वो भागने की योजना बना रही होती है, पर जेरी को वो ऑक्सीजन मास्क मिल जाता है और उसे समझ आ जाता है कि रेमी यहाँ से भागने वाली है। वो गुस्से में मास्क को जलाने के लिए बाहर जाता है। रेमी उसे रोकने के लिए आती है और कहती है कि तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकते। जेरी मास्क को आगे हवाले कर देता है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। जेरी गुस्से में रेमी को धक्का दे देता है, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बिस्तर पर बंधा हुआ पाती है। जेरी उसे उसकी बात मानने को कहता है, पर रेमी इनकार कर देती है। मगर जेरी बदमाश होता है, वो किसी भी हाल में पॉपुलेशन को बढ़ाकर यहाँ पर एक बस्ती बसाना चाहता है। जब रेमी उसकी बात नहीं मानती तब जेरी उसको मारता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। तभी रोबोट वहाँ पे आ जाता है और अपनी पावर ड्रिलिंग अटैचमेंट से जेरी की गर्दन पर हमला करता है, जिससे जेरी की गर्दन से खून निकलने लगता है। जेरी गुस्से में कमरे से बाहर जाकर रोबोट को शूट करता है, जिससे रोबोट काम करना बंद कर देता है। फिर जेरी खुद ही मरहम पट्टी करने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। उधर रेमी किसी तरह खुद को आजाद करती है और जेरी की बंदूक लेकर उसके पास पहुंचती है और उसे गोली मार देती है, जिससे वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद रेमी जेरी की लाश को दफना देती है और फिर रोबोट को ठीक करने में लग जाती है। काफी मेहनत के बाद वो रोबोट को फिर से काम करने लायक बना लेती है। फिर रेमी अपने लिए एक नया ऑक्सीजन मास्क बनाती है। इसके बाद वो रोबोट को बस्ती की जिम्मेदारी सौंपती है और नए लोगों को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आप रेमी की जगह होते तो क्या आप जेरी के साथ वही करते या बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने जाते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो